हेलो एवरीवन। माई सेल्फ जीगर। आज का जो हमारा वेबिनार है वो मैजिकल ट्रेंड इंडिकेटर मूविंग एवरेज पार्ट 2। लास्ट पार्ट में पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक मूविंग एवरेज क्या है, उसके साथ सिंपल और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस देखा था और कुछ स्ट्रेटजियां मैंने शेयर की थी आपके साथ। जो डिफरेंट काइंड ऑफ मूविंग एवरेज रहता है उसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। आज सेकेंड पार्ट में सेम मूविंग एवरेज के साथ कुछ एडवांस लेवल की रहती है, जैसे कि डीएमए रहती है। एक्सपोनेंशियल के साथ हम कौन सी मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर स्ट्रेटजी की बात करूँ तो स्ट्रेटजी के अंदर हम किस तरीके से उसमें टारगेट ले सकते हैं, उसका एसएल बना सकते हैं। तो उसके रिलेटेड का आज का वेबिनार रहेगा। तो चार्ट पे ही हम चलते हैं और आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एक एवरेज का डिस्कस करना चाहूंगा। निफ्टी का जो चार्ट है उस पे ऑलमोस्ट अपने देखेंगे तो सिंपल 50 का एवरेज आप अगर सेट कर रहे हो, ठीक है, ऑल इन टाइम फ्रेम करके आपको ऐड करना है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से देखिए, सिंपल 50 का एवरेज अगर आप यूज कर रहे हो निफ्टी के चार्ट पे, तो पॉसिबिलिटी कैसी है कि जो इंडेक्स है, जनरली इंडेक्स का जो बिहेवियर्स होता है उस तरीके से कहीं ना कोई लेवल पे वो सपोर्ट बनाता रहता है। तो 50 की जो एवरेज है, 50 के एवरेज के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो काफी टाइम से इसमें देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल अच्छा खासा मिल रहा है। मतलब करंट सिचुएशन जो बनी हुई है उसमें पूरा जिगजैग का यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओवरऑल पूरी जिगजैग में ये चल रहा है। मतलब अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का क्रॉस ओवर भी मल्टीपल टाइम आ रहा है, ठीक है। सेम एवरेज के सपोर्ट के साथ भी मल्टीपल टाइम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और करंटली भी आप देखेंगे तो एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, एक नीचे दे रहा है, अगेन ऊपर दे रहा है, फिर एक नीचे दे रहा है। मतलब एक ट्रेंड इंडिकेटर एक ट्रेंड डिसाइड यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज के सपोर्ट के साथ चल रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कैसी है कि क्रॉस ओवर का भी हो सकता है, सपोर्ट का भी हो सकता है। बट एक जनरल टर्म में अगर बात करें कि 50 की जो एवरेज है वो मोस्टली सपोर्ट के लिए काफी अच्छी है निफ्टी के ऊपर, ठीक है। पीछे हिस्ट्री में आप देखेंगे डेली के बेस पे तो सो मेनी टाइम्स यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया हुआ है। ये सारा पूरा जिगजैग का था, उसके बाद जो एक ट्रेंड चला था वो ओवरऑल बुलिश था। अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, फिर ओवरऑल जो चला था वहां पे यहाँ पे अपने को एक बार प्रॉफिट बुकिंग कराया था, फिर नेगेटिव चला था। अगेन यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड मिला था, फिर अगेन यहाँ पे एक शॉर्ट का मिला था। मतलब कि मल्टीपल टाइम आप देखेंगे तो एवरी ये 6 मंथ पे एवरेज चेंज होने के चांसेस ज्यादातर है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादातर है। अब डेली के अंदर तो आप देखेंगे तो एवरेज के अकॉर्डिंगली अपने को जिगजैग ज्यादा मिलेगी, पर इसको आपको कर देना है वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट करेंगे आपको तो इसके अंदर बेनिफिट क्या रहेगा कि वीकली के बेस पे 50 वीक की जो एवरेज बन रही है, सिंपल 50 वीक की जो एवरेज बन रही है वो अपने को यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। सिंपल 50 वीक की एवरेज यूजफुल कैसे रहेगी कि जनरल टर्म्स में डेली के बेस पे मैक्सिमम जिगजैग जो मिल रही है वो सारे वीकली के बेस पे निकल जाएगी। अभी इंडेक्स को अगर आप वीकली बेस पे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वीकली बेस पे जनरली क्या रहता है कि एवरी एक्सपायरी के दिन पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि या तो बुलिश होगा या तो फिर बेरिश होगा। और जहाँ पे भी साइडवेज मूवमेंट होती है तो वो 2-3 दिन से एक आइडिया आ जाता है कि ये एक सपोर्ट लेवल है या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बिटवीन अभी इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आप वीकली के बेस पे यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी कि अभी इंडेक्स जिस ट्रेंड के साथ बढ़ रहा था और उसने जहाँ पे भी सपोर्ट लिया है ये एक सपोर्ट लेवल अपना बना हुआ है, ठीक है। आप ये सपोर्ट लेवल को कंसीडर करिए और अगेन आज का जो क्लोजिंग मिला है वो भी ऑलमोस्ट ये सपोर्ट लेवल पे मिला है। तो मैं वीकली के हिसाब से ये बता सकता हूँ कि 50 की जो एवरेज रहेगी ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो निफ्टी के सपोर्ट लेवल है उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉन्फिग कर रहा है। मतलब ये कंफर्टेबल एवरेज है। उसके अलावा अलग अलग टाइप की एवरेज का आप यूज तो कर सकते हो, बट ये एक जनरल है कि 50 की एवरेज के बेस पे मोस्टली
सपोर्ट लेता है तो वहां पे रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादातर है। तो आप भी अपने चार्ट में ये एवरेज का यूज करिए और इसको डेली में भी फॉलो करिए और उसके साथ साथ वीकली में भी करिए। और उसके अलावा जैसे इंडेक्स है तो एवरी स्टॉक का एक वेटेज रहता है जो निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, वो फंक्शन भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको एक थोड़ा आइडिया रहेगा कि ये फंक्शन हम यूज कहाँ से कर सकते हैं। आपने ये इंडेक्स पुलर और ड्रैगर यहाँ से ओपन किया होगा, इसके अंदर से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे डेटा पे ये ओनली लाइव में ही परफॉर्म करेगा। यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड के जो भी स्टॉक रहेंगे वो यहाँ पे शो कर देंगे। अभी मार्केट कवर के बाद अगर आपका कनेक्ट रहेगा तो वो डेटा शो करेगा, अदरवाइज इस तरीके से ब्लैंक में आएगा। बट आप मंडे को इसको ट्राई करना है। यहाँ पे इंडेक्स का आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है और ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके डेटा सारे शो करेंगे और उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेरे को शो करेगा। अगर बैंक निफ्टी का आपने फॉलो कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करना है, तो उसके जो भी स्टॉक है 13 स्टॉक है तो वो अपने को यहाँ पे दिखाएगा। तो जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो कंट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा कि आज का निफ्टी का जो वेटेज बना हुआ है वो कौन सी ट्रेंड में चल रहा है। तो मूविंग मूविंग एवरेज से क्या पता चलेगा कि जैसे निफ्टी की बात करें तो इंडेक्स के अंदर ज्यादातर वेटेज रिलायंस का रहता है, एचडीएफसी का रहता है, एचडीएफसी बैंक का रहता है, फिर मारुति का रहता है। ये कुछ एग्जांपल है जिसका वेटेज ऑलमोस्ट निफ्टी के ट्रेंड के साथ साथ मूव होता है। मतलब ऑलमोस्ट उसका आप चार्ट देखेंगे ना तो जैसे निफ्टी में सपोर्ट बनता है वैसे ही वो स्टॉक में सपोर्ट बनने के चांसेस ज्यादातर है। ठीक है, तो आप सेम ये एवरेज को स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो वीकली के बेस पे, और डेली के बेस पे भी इसको एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आज का जो हमारा सेटअप है उस पे हम चलते हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सपोनेंशियल एवरेज और उसके साथ साथ डबल मूविंग एवरेज जिसको हम डेमा भी बोलेंगे। इसको ऐड करने के लिए आपको सिंपली स्टडी सिलेक्शन में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एवरेज करके दिखेगा स्टडी। ठीक है, ये एवरेज है, यहाँ पे पैरामीटर है, पैरामीटर के अंदर मैंने एक्सपोनेंशियल 21 का एवरेज लिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे डीएमए जो लिया हुआ है डबल मूविंग एवरेज, इसको आपको ऐड करने के लिए यहाँ से एवरेज डबल ईएमए और पैरामीटर के अंदर अगेन अपने को यहाँ से जो E10 मैंने यूज किया है वो आपको ऐड करना है। अब पहले तो ये एवरेज हमने यूज कर ली। ठीक है, अब ये एवरेज के अंदर का डिफरेंस क्या है, मतलब 21 तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल 21 का एवरेज जो है तो 21 कैंडल का। अब 21 कैंडल मतलब क्या कि ऑलमोस्ट अपना जो मंथ रहता है ट्रेडिंग मंथ जिसको बोल सकते हैं, तो ट्रेडिंग मंथ की जो कैंडल रहती है वो ट्रेडिंग मंथ हमारा 21 डे का रहता है। ठीक है, वीकली के हिसाब से देखते हैं तो अपने 5 डे का रहता है। मंथ के हिसाब से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 21 का एवरेज जो है वो पूरे मंथ को कवर करता है। मतलब ऑलमोस्ट 21 डे का अपना ट्रेडिंग मंथ रहता है। तो 21 का हमने एक एवरेज ले लिया। यहाँ पे जो व्हाइट में आपको शो कर रहा है वो 21 का एवरेज है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे जो एवरेज है उसका कैलकुलेशन अपने को डबल फॉर्म में मिल रहा है। ऐसा एग्जांपल में आप समझ सकते हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन किस तरीके से करेगा, यहाँ पे जो भी आप एवरेज का यूज कर रहे हो उस एवरेज के साथ वो कैलकुलेट करेगा डबल एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, एक रहता है सिंपल, उसके बाद उसका एडवांस हमने देखा तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया, और उसका एक्सपोनेंशियल का एडवांस देखेंगे तो डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। तो ये थर्ड फॉर्म में आप समझ सकते हो इसको। अब ये दोनों का हमने यहाँ पे क्रॉस ओवर लिया हुआ है। क्रॉस ओवर से हमें क्या पॉसिबिलिटी पता चलेगी कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज्यादातर है। ठीक है, अब इसको यूटिलाइज में कैसे लाना है। अब सिंपली मैंने यहाँ पे दोनों एवरेज को ऐड कर लिया है और एवरेज ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर वगैरह दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस ओवर है, ठीक है, ये क्रॉस ओवर है, ये सारे क्रॉस ओवर हमें शो कर रहे हैं। अब क्रॉस ओवर से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे बताया कि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि क्रॉस ओवर कब आएगा, जब यहाँ पे प्राइस जो रहता है वो एवरेज के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, जहां पे भी कैंडल एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा वहां पे नेगेटिव ट्रेंड होगा, अगर कैंडल एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है तो वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड होगा। मतलब प्राइस से अगर एवरेज वीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि बुलिश है, तो प्राइस प्राइस जहां पे स्ट्रांग होगी वहां पे एवरेज वीक हो जाएगी, और जहां पे एवरेज स्ट्रांग होगी वहां पे प्राइस वीक हो जाएगी। ये डिफरेंस है, उसकी वजह से अपने बुलिश और बेरिश ये दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो जनरल टर्म्स में यहाँ पे क्रॉस ओवर हमने कंसिडर किया है, क्रॉस ओवर के बेस पे बुलिश बनेगा और क्रॉस ओवर के बेस पे बेरिश बनेगा, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे डेली के बेस पे सेट किया हुआ है। अब जब भी आप एवरेज यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो ना, उसके साथ एक यहाँ पे वैल्यू भी डिफाइंड होता है। वैल्यू हमें क्या बताता है, एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, क्योंकि 21 डे से जो नेगेटिव चल रहा था, तो उसने एक पॉसिबिलिटी दिखाई है कि अगर आज का ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादातर है। मतलब 21 डे का जो एवरेज बनता है वो एवरेज की वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है, व्हाइट में आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रीन के अंदर जो है वो 10 डे की डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो 10 डे का हमें डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, 10 डे का एवरेज प्रोवाइड कर रहा है। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जहाँ पे भी ट्रेंड चेंजिंग आएगा वो अपने टेक्निकल क्वेरी थ्रू फिल्टर कर सकेंगे। अब मूविंग एवरेज तो मल्टीपल है, जैसे लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था, एक लॉन्ग टर्म के लिए दिखा था 20, 50, 100 और 200 का, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कैसा है कि 100% तो कोई चीज चलने वाली नहीं है, ठीक है। अपने नॉर्मली मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो 80% एक्यूरेसी हमें मिल जाती है अगर हम सिस्टम का यूज करते हैं। उसके अलावा क्या रहेगा, हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्योंकि एवरेज भी जो कैलकुलेट हो रही है ना, वो भी कैसा है, डेटा फॉर्म में हो रही है, वो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस पे हो रहा है। और मार्केट में कल क्या ओपन होने वाला है, कहाँ पे क्लोज होने वाला है, वो लेवल के बेस पे हमें पता चलेगा, बट वो कंफर्म नहीं रहता, क्योंकि वो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है। फिर मार्केट ओपन होने के बाद एक्चुअल वैल्यू जो रहता है वो फुलफिल होता है। तो जो डिसीजन लेना है हमें, वो डिसीजन की पॉसिबिलिटी अपने को एवरेज प्रोवाइड कर देगा। जैसे सपोर्ट आता है, कई बार अपने को बेरिश मिलता है, आज का जैसे मार्केट कंसीडर करते हैं हम, तो यहाँ पे कल जिस तरीके से यहाँ पे ओपन हुआ था तो टोटली बुलिश था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि आज भी ओपन होगा तो वो टोटली बुलिश ही निकलेगा, बट ओवरऑल पूरा ऑपोजिट निकला, यहाँ पे बेरिश वो ओपन हुआ और कंटिन्यूसली उसने एक बेरिश फॉर्म में क्लोजिंग दे दिया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर उसके नियरेस्ट के लेवल हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। एक रेंज हमें मिल जाएगी कि इसके अप्रोक्सली हमें डेटा क्लोजिंग या ओपन होने के चांसेस ज्यादातर है। तो ये मेन चीज है। अब इसी को डेली के बेस पे आप देखोगे, तो डेली के बेस पे आपको क्या फॉलो करना है कि सिंपली एवरेज का जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है तब एक ट्रेंड चेंजेज आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड चेंजिंग के साथ साथ इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये क्रॉस ओवर को कंसिडर किया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है। तो देखिए व्हाइट में जो एवरेज दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट कैंडल की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट की जो एवरेज दिख रही है वो उसने मैक्सिमम नीचे का सपोर्ट बना दिया, 16,755, ये जो वैल्यू बनी हुई है वो मैक्सिमम सपोर्ट बना दिया। अब उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया हुआ है, देखिए जैसे जैसे प्राइस क्लोजिंग जैसे जैसे चलता जाएगा ना, वैसे वैसे मूविंग एवरेज भी मूव करेगी। फर्स्ट टाइम में मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज है वो एक रोलिंग एवरेज के बेस पे परफॉर्म करता है, जिसको हम रोलिंग एवरेज भी बोल सकते हैं। कोई फिक्स पैरामीटर, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जो आज डिफाइंड होगी तो वो 10 दिन तक चेंज नहीं होगी। रोलिंग एवरेज के बेस पे चलता है कि जैसे जैसे उसका क्लोजिंग मिलता जाएगा, अगर गैप अप हुआ है, अगर गैप डाउन हुआ है, या फिर एक बड़ी मूवमेंट आई है, तो उसके बेस पे एवरेज भी वहां पे कंसिडर करेगा, ठीक है। पर मेन चीज यही है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है, जहां से ट्रेंड चेंज कर रहा है, वो हमें यहाँ से फिल्टर करना चाहिए। क्रॉस ओवर पे कहीं पे भी आपको एंट्री एग्जिट लेके नहीं चलना है। मूविंग एवरेज को ऑलवेज आप इसको एज अ ट्रेड मत समझिए, एज अ यहाँ पे एक डायरेक्शन में यूटिलाइज करिए, क्योंकि जनरली कैसा होता है, हम क्रॉस ओवर पे हम एंट्री लेते हैं तो कई बार क्या होता है, ये क्रॉस ओवर पे एंट्री लिया और यहाँ पे हमें एग्जिट मिला, तो ये ऊपर का जो टॉप बना हुआ है उसका प्रॉफिट जीरो हो जाता है। ये एक जनरल टर्म्स रहता है। तो इसको एज अ ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करिए
सेकंड क्या रहेगा कि जब भी कोई भी स्टॉक के अंदर रिवर्सल आ रहा है, तो रिवर्सल के साथ कोई एक मूविंग एवरेज रहेगा, उसका रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 10 का जो एवरेज है, कंटिन्यूअसली ये क्रॉसओवर के बाद ये फॉलिंग स्टार्ट हुआ था। ये पूरा एक फॉल था। अब नीचे के लेवल कोई हमारे पास नहीं थे। पर जब भी उसने रिकवरी पॉइंट दिया, जैसे ये पूरा रिकवरी पॉइंट था, तो फर्स्ट डे हमें आइडिया नहीं आ रहा है। सेकंड डे आइडिया आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो जो बॉटम बनाया था उसके हाई के ऊपर ओपन हो रहा है। सेकंड, जो एवरेज था जिसने यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई थी, वो एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर भी आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉस ओवर का मतलब क्या है कि एज अ रिवर्सल चेंज इसको समझ सकते हैं। अब फाइनली इसमें रिकवरी आई है कि नहीं, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो एवरेज को इस तरीके से आप देखिए, डायरेक्टली आप अगर क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर फिल्टर करने जाएंगे, तो पॉसिबल ऐसा है कि कई बार क्या रहेगा कि टोटली अगर बुलिश ट्रेंड रहेगा तो अच्छा खासा वहां पे पॉइंट कवर होगा। अदरवाइज अपने को सेम लेवल से भी वो एग्जिट करवा सकता है। ठीक है, तो एज अ ट्रेंड चेंजिंग, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर इसको रिवर्सल, उस तरीके से आप देखिए। अब इसके अंदर अपने सिंपली मैंने जैसे बताया कि ये एवरेज के बेस पे हमें रिवर्सल मिल गया। अब यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ से अपने को पॉजिटिव मतलब बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। अब सेकंड आप बेरिस में देखेंगे तो भी सेम 10 का जो एवरेज है, कंटिन्यूअसली 10 के एवरेज के सपोर्ट के साथ वो राइज हो रहा था। यहाँ पे फाइनली एक टॉप यहाँ पे बन गया, और टॉप के बाद उसने क्लोजिंग जो स्टार्ट किया है देना नीचे, तो कंटिन्यूअसली एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो एक आइडिया आ गया यहाँ से कि एक बेरिस होना स्टार्ट हो गया। पर उसका कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। तो मेन चीज यही है कि कोई एक एवरेज जो रहेगा प्राइस के साथ परफॉर्म हो रहा है, वो पहले हमें इंडिकेट कर देगा कि यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। उसका कंफर्मेशन हम सेकंड एवरेज के साथ कर रहे हैं। तो ये मेन चीज अपने को फॉलो करना है। इसको सेम मैं इंट्राडे में ले लेता हूँ। जैसे मैं 30 मिनट की बात करता हूँ। 30 मिनट में क्या रहेगा, सेम हमने जैसे डेली के बेस पे देखा है, तो इंट्राडे में हमारे पास यहाँ पे लेवल रहते हैं। ठीक है, जो एवरीडे की हमें रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसको सेम मैं लास्ट जो बने हुए हैं पिवोट, इसको भी मैं एक्टिव कर देता हूँ। इसको आप यूज करिए, ताकि इससे आपको क्या है कि लास्ट डे की जो मूवमेंट है, जहाँ पे भी क्लोजिंग मिला है, उस लेवल से हमें नेक्स्ट डे का क्या टारगेट मिल सकता है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर फिल्टर कर रहे हैं, तो पहले यहाँ से उसने ट्रेंड चेंज किया, वो हमें इंडिकेट किया। ठीक है, वो लास्ट कैंडल था, क्लोजिंग था, तो सेम डे हम उसको समझ नहीं पा रहे। सेकेंड डे जैसे ही ओपन हो रहा है ना, तो वो एवरेज के क्रॉस ओवर पे ओपन हो रहा है। मतलब एक इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल गया कि एक एवरेज ने यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा दी। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें सेकेंड एवरेज के सपोर्ट की जरूरत है। सेकेंड एवरेज जैसे ही क्रॉस ओवर दे रहा है, मतलब पूरे दिन में जो डेटा यहाँ पे बना हुआ है, वो ऑब्जर्वेशन का डेटा है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है, तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। और ये कोई एंट्री पॉइंट बना हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो लो बना था, जो बॉटम बना था, वहां से उसने रिकवरी पॉइंट ढूंढ लिया है। तो ये रिकवरी पॉइंट ही मेन चीज है। समटाइम क्या होता है कि टॉप हमें मिल जाता है, बॉटम हमें मिल जाता है, तो वो कब मिलता है, 2-3 दिन बाद, जब हम स्विंग का यूज करते हैं, या फिर कहीं पे रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, कोई टूल्स यूज करते हैं। बट स्टडी एवरेज थ्रू जाएंगे आप, तो मूविंग एवरेज तो पहले ही वो इंडिकेट कर देगा। ठीक है, कंफर्म होने के बाद आप जो भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, उसके बेस पे जा सकते हो। अदरवाइज सेम यहाँ पे जैसे ही कंफर्म हो जा रहा है, फिर इसके एंट्री पॉइंट से आप एंट्री लेके चल सकते हो। एंट्री लेने के बाद इंट्राडे रहता है, तो इंट्राडे की एक रेंज रहती है, रेजिस्टेंस 4 और सपोर्ट 4। ठीक है, ऊपर R1, R2, R3 और R4, और नीचे S1, S2, S3 और S4। इस तरीके से 4 लेवल रहते हैं। कल का जो क्लोजिंग मिला हुआ है, हाई और लो, उसके बेस पे जो पीवट बना हुआ है, उसी तरीके से अपने को रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जो मैक्सिमम आज की रेंज डिफाइन करके दे रहा है। अब कोई भी मूविंग एवरेज ऐसा नहीं होगा कि उसके क्रॉस ओवर पे जो मूवमेंट आ रही है, वो सारे लेवल कंप्लीट कर देगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम मिलती है। पर अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो वैसे चांस भी मिलने के पॉसिबिलिटी ज्यादातर है। जैसे आप देखेंगे ना, तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रेंड बना था, ये नेगेटिव ट्रेंड हमारा कब बना हुआ है, 11 तारीख को। ये प्योरली मैं इंट्राडे पे ही बता रहा हूँ।
अब सेम सेम डे में अपने को क्रॉस ओवर जो है ना वो 2 टाइम यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये दोनों एवरेज सिमिलर चल रही थी। अब आप सिंपली लॉजिकली अगर थिंक करेंगे तो 10 और 21 दोनों एवरेज अगर सिमिलर चल रही है तो उसका मीनिंग कुछ है नहीं, मतलब टोटली मार्केट के अंदर एक साइडवे मूवमेंट बन गई है। सम टाइम क्या होता है कि अपने इस तरीके से मूवमेंट बनती है ना, फिर भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो वो रॉन्ग है। दोनों एवरेज अगर पास आ गई है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे तो आप फिर 50 की एवरेज डालोगे, 100 की डालोगे, तो वो ऑलमोस्ट जब भी मार्केट साइडवे में रहेगा ना तो इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। जब एवरेज एक दूसरे से अलग होती है, मतलब प्योरली क्रॉस ओवर के बाद कैंडल कंटिन्यूअसली क्लोजिंग देना स्टार्ट कर रही है, तो ही वो राइट क्रॉस ओवर है। अदरवाइज तो ये पूरा जिगजैग ही कंसीडर किया जाएगा। और ऐसा कंफर्मेशन के लिए मैंने जैसे बताया कि एक एवरेज जो है वो तो उसके साथ साथ ही चलेगा प्राइस के साथ, तो उसी के कंफर्मेशन के बेस पे आप ले सकते हो कि फर्स्ट एवरेज को क्रॉस किया और सेकंड दोनों एवरेज को क्रॉस किया। ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, एक एवरेज का क्रॉस ओवर और बाद में उसने सेकंड एवरेज के साथ क्रॉस ओवर, मतलब प्राइस क्रॉस ओवर भी मिल गया और एवरेज क्रॉस ओवर भी मिल गया। ये एक कंफर्मेशन ट्रेड बोल सकते हैं इसको। तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंसोलिडेट जो हुआ, उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है वो अपने को ऑलमोस्ट 1 2 3 4 और 5 डे की काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली है। ठीक है, कंटिन्यूअसली एक फॉल में। बट ये ट्रेड अपने कहाँ पे मिल सकता था कि अगर कंटिन्यूअसली आप मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हो तो ही। छोटी छोटी जो यहाँ पे गैप बन रहा है ना, जैसे ये सारी जिगजैग बनी हुई है, ये सारी जिगजैग है, ये मेन ये जिगजैग को ही समझना है। आज का जो ट्रेंड था, तो देखिए आज की पॉसिबिलिटी कितनी दिखाई उसने, दोनों एवरेज कैंडल को कवर कर रहा है। अब एक एक कैंडल की स्ट्रेंथ अगर 15 या 30 मिनट के हिसाब से आप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट की रहती है। अब 60 से 50 पॉइंट के अंदर अगर दोनों मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटली साइडवे मूवमेंट है। ये मेन चीज है। सेकंड, हाई और लो अगर दोनों मूविंग एवरेज को कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है साइडवे है। तो मेन जहां पे भी इस तरीके की मूवमेंट बन रही है ना, उसको ऑब्जर्व में लाना है कि कब इसके ब्रेकआउट आने के चांसेस है, और कंफर्मेशन के बाद ही इसमें जाइए आप। ठीक है, तो इसको एज ए इंट्राडे आप यूज कर सकते हो। सेम डेली के अंदर भी आप यूज करोगे तो ये थोड़ा सा पोजिशनल अपने को मिल जाएगा। और अगर आप इंट्राडे में यूज कर रहे हो तो 15 30 मिनट के हिसाब से भी जा सकते हो और 30 मिनट के हिसाब से भी जा सकते हो, दोनों टाइम फ्रेम कंफर्टेबल है। बट मेन चीज इसमें जो रेंज दी हुई है ना, उस रेंज के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग भी किया करें, ताकि क्या है कि क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर अगर फिल्टर करेंगे ना तो शायद पॉइंट बहुत कम कवर होंगे, क्योंकि जितने भी जिगजैग आएगी ना उसके हिसाब से एवरेज भी चेंज होने वाला है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। और ये टोटली अपने टेक्निकल थ्रू ही जाएंगे। अब इसमें जो भी मूविंग एवरेज हम यूज करने वाले हैं ना, उसके साथ साथ मैं उसका टेस्टिंग भी आपको सिखाने वाला हूँ आज। ताकि क्या रहेगा कि मार्केट के अंदर तो मूविंग एवरेज बहुत सारी है, बट कौन सी मूविंग एवरेज आपके स्टॉक के लिए कंफर्टेबल है। जैसे मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि एक तो ग्रुप होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ग्रुप होगा आपका सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का, तो उसके अंदर काम करने में मतलब उसके अंदर काम करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे स्ट्रेटजी एक फिक्स करते हैं ना, वैसे ग्रुप भी फिक्स किया करिए। जैसे मैंने ये स्ट्रेटजी आपको दिखाया है कि ये एवरेज है, तो ये एवरेज में हम बहुत सारे स्टॉक को यूटिलाइज करेंगे। तो वैसे आप एक ग्रुप भी डिसाइड करें कि जैसे स्ट्रेटजी हमने फिक्स की है वैसे स्टॉक को भी फिक्स करिए। तो उससे क्या रहेगा कि कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करो उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। वरना क्या होगा कि आपने कोई ग्रुप डिसाइड नहीं किया हुआ है, एक जनरल ग्रुप आप रन करवा रहे हो। अब जनरल ग्रुप में अगर 100 स्क्रिप्ट होगी, 200 होगी, पॉसिबल है कि आज अगर कोई एक स्क्रिप्ट ने बाय दिया है, सेकंड ने सेल दिया है, दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो दोनों में प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। सेकंड डे अगर वो हो रहा है, एक साथ 4 स्क्रिप्ट में बाइंग मिला है, पर उसमें से हमने एक ही सिलेक्ट किया है, तो जिसको सिलेक्ट किया उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बाकी 3 में हो रहा है, वैसा भी चांसेस आने का ज्यादातर पॉसिबिलिटी है। इसलिए फर्स्ट पहले आप ग्रुप बनाइए। ग्रुप मैंने ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पे बताया था किस तरीके से बनाया। और उसके अलावा भी अपना ऑपरेटिंग ट्रेनिंग करके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो भी एक बार आप देख लेना, ताकि वहां से भी एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा कि ग्रुप कैसे बनाना है। ग्रुप बना के
सेम स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्टिंग भी करवा सकते हो और उसका टेक्निकल क्वेरी में भी आप रन करवा सकते हो, ताकि एवरी जो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, जैसे ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये कोई अलग इंडिकेटर के थ्रू नहीं आएगी, ये कोई एवरेज, आप फिक्स एवरेज को फॉलो करेंगे ना तो ही मिलेगा। शायद पॉसिबल है इसमें मैं 100 के एवरेज प्लॉट करूंगा तो ये सपोर्ट मेरे को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब एवरेज टू एवरेज वैल्यू भी चेंज होगा, सपोर्ट भी चेंज होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। मतलब जो भी एवरेज आप फोकस कर रहे हो ना, उसको ग्रुप में यूटिलाइज करें, उसको बैक टेस्टिंग में लाए, जिसमें अच्छा खासा अपने को ट्रेड मिल रहा है, जिसमें अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट मिल रहा है, उसी को यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो ये अपना एक्सपोनेंशियल और डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, ये हमारा फर्स्ट सेटअप था। सेकंड जो है वो अपना इंट्राडे के लिए है, पर उससे पहले एक मैं टेक्निकल क्वेरी ले लेता हूं, ताकि थोड़े से जो डाउट्स रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ये टेक्निकल क्वेरी थ्रू हम उसको कैसे यूज में ला सकते हैं। ठीक है, पहले तो टेक्निकल क्वेरी में कोई भी एवरेज आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो ना, तो उसके पैरामीटर सेम होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सेम ले लेते अपने, देखिए जैसे मैंने E21 और डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एयर, मतलब डेमा भी इसको बोल सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल 10 का यूज किया हुआ। ठीक है, 21 और 10 का क्रॉस ओवर, कितने टाइप की कंडीशन बन सकती है टेक्निकल क्वेरी में, मैंने तो यहाँ पे आपको तीन चीजें सिखाई है। एक क्रॉस ओवर बताया, सेकंड जो सपोर्ट बना रहा है वो बताया, थर्ड जहाँ पे भी रेजिस्टेंस के साथ वो नीचे आ रहा है वो बताया। ठीक है, उसके अलावा कितनी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम टेक्निकल क्वेरी में जाएंगे, सेम अपना जो कंडीशन है वो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने स्टडी यूज किया, जैसे एवरेज यूज किया है तो एवरेज यहाँ पे E21। ठीक है, कंडीशन कुछ अभी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि दोनों अलग अलग एवरेज है, तो उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा और उसको टू लाइन टू इनपुट थ्रू हमें प्लॉट करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे 21 का एवरेज यूज कर रहा हूँ, कंडीशन 1 में जा रहा हूँ, अगेन मैंने यहाँ पे DEMA लिया हुआ है तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, पैरामीटर के अंदर यहाँ पे 10 लिया हुआ है और कंडीशन के अंदर कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करना है। ठीक है, दोनों को हमने ऐड करवा दिया। अब ये दोनों अलग एवरेज है, इसलिए हमने इसको कंबाइन करने के लिए यहाँ पे एवरेज टू लाइन टू इनपुट का मैं यूज कर रहा हूँ। एवरेज टू लाइन टू इनपुट जो है वो दो स्टडी को कॉम्बिनेशन में लाएगा, जैसे कोई एवरेज है, कोई इंडिकेटर है, ऑक्सीलेटर है, वो सारे का कॉम्बिनेशन अगर करना है, कोई लॉजिक क्रिएट करना है, कोई कंडीशन अप्लाई करना है, उसके लिए अपने टू लाइन टू इनपुट का यूज करेंगे। ठीक है, एवरेज टू लाइन टू इनपुट स्टडी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, पैरामीटर में कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली कंडीशन में आ जाना है। कंडीशन में आप देखिए ये सारी कंडीशन हम एवरेज पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस हमने क्या लिया हुआ, एवरेज को, एवरेज का हम यहाँ पे लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन कैसी है, कटिंग अपवर्ड। कटिंग अपवर्ड में क्या रहेगा कि दोनों एवरेज है, जहां पे भी क्रॉस कर रही है ना, वो क्रॉस हमें यहाँ से इंडिकेट करेगा। जब भी दोनों एवरेज का क्रॉस ओवर होगा तो टेक्निकल क्वेरी हमें वो फिल्टर करके दे देगा कि अभी इस तरीके का क्रॉस ओवर आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड सेम उसका ऑपोजिट है, वाइस वर्सा। यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन है, अबव एवरेज फॉर लास्ट 10 बार। अब इसका इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, तो इसका यूज हम क्रॉस ओवर के बाद, समटाइम क्या होता है कि क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है, क्रॉस ओवर के बाद कैंडल ने सेकंड डे से वापस उसने क्लोजिंग नीचे दिया है पर एवरेज के ऊपर वो चल रहा है। तो कई बार ऐसा भी बनता है, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे है मेरे पास, ये रिकवरी पॉइंट था, यहाँ पे क्रॉसिंग दे दिया था, बट एक्चुअल में यहाँ पे एवरेज का क्रॉस ओवर नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज का जब तक क्रॉस ओवर नहीं आएगा तब तक मैं इसको रिकवरी पॉइंट में कंसीडर नहीं करूंगा। बट फर्स्ट एवरेज जो है उसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, तो सपोर्ट मेरे को पता चल गया कि ये कैंडल जो है उसने मैक्सिमम लो की रेंज बना दी है और यहाँ से उसने एक रिकवरी, मतलब लॉन्ग के लिए अगर जाना है ना तो अपना सपोर्ट ये कैंडल का लो बना सकते हैं, जिसको हम SL भी बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जब एवरेज यहाँ पे क्रॉस करेगा ना तभी उसको कंफर्म करेंगे कि अभी ये पॉजिटिव हो गया, फिर वो एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, नीचे दे रहा है, पर ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज
यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो अबव एवरेज फॉर लास्ट 10 बार, तो इससे हम प्राइस इंडिकेट कर सकेंगे कि जो भी हमारा प्राइस रहेगा वो एवरेज के ऊपर है या एवरेज के नीचे है, वो हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। मतलब क्रॉस ओवर के बाद जो एवरेज है उसके ऊपर हमारा प्राइस होना चाहिए, ना कि नीचे। तो वो कंटिन्यूसली डेटा कैसा फॉर्म में देगा कि एवरेज के ऊपर जो क्लोजिंग दे रहा होगा वैसे ही कैंडल प्लॉट करेगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी कंडीशनें तो लगा सकते हैं, जैसे ग्रीन बॉडी हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, राइजिंग हम फिल्टर करते हैं, वो अलग अलग प्राइस के बेस पे कंडीशन लगा सकते हैं। पर अभी मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ तो एवरेज में हम ये कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक और कंडीशन है यहाँ पे, अबव एवरेज बाय एक्स परसेंटेज है, ये एक परसेंटेज है। परसेंटेज से क्या रहेगा कि समटाइम क्या होता है कि स्टॉक सपोर्ट के लिए नीचे आता है तो एक रेंज के अंदर सपोर्ट बना के रिवर्सल हो जाता है, या फिर एवरेज के आसपास वो मूव करता है पर उसका एक्चुअल में प्राइस एक्शन नहीं होता है, नहीं अपर साइड होता है नहीं लोअर साइड होता है। तो ये एक परसेंटेज आप डिफाइन कर सकते हो कि जैसे जो एवरेज हमने यूज किया है, एवरेज के 2% की रेंज में जो भी स्टॉक चल रहे हैं वो स्टॉक अगर फिल्टर करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, सेम जैसे अबव का है वैसे यहाँ पे बिलो का भी हम फिल्टर कर सकते हैं। ये जनरली कंडीशन का यूज कब करना है आपको, कि जब मैंने जैसे बताया कि दोनों एवरेज है वो एक दूसरे के साथ चल रही है, मतलब एक ही कैंडल में 10 का एवरेज भी मिल रहा है और 21 का मिल रहा है, मतलब वो साइड वे है। अब चार्ट पे तो वो पता चल गया, पर एक्चुअल में कौन से स्टॉक में बना हुआ है उसको फिल्टर करने के लिए हम यहाँ से रेंज बनाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1% की या 2% की रेंज डालूंगा तो वो एवरेज से 2% की रेंज में अबव में होंगे तो मिल जाएंगे, बिलो में होंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अपने पास विद इन का भी कंडीशन है, तो विद इन से क्या रहेगा कि एक रेंज यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे 0 से लेके 5% बिटवीन जो रहेगा वो अपने को फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन कंडीशन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो परसेंटेज के हिसाब से। इसको डायरेक्टली अपने एक कंडीशन में ऐड कर लेता हूँ ताकि एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे टू लाइन टू इनपुट में ऐड किया कटिंग अपवर्ड, चेंज इनपुट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट ले लेना है एवरेज E21 और सेकंड ले लेना है E10। ठीक है, इस तरीके से दोनों को अपने को कंबाइन में ला देना है ताकि दोनों का क्रॉस ओवर हम फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट दो एवरेज हमने ऐड किया था, थर्ड टू लाइन टू इनपुट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कंडीशन के अंदर हमें C2 प्लॉट करना है। अब जो भी रिजल्ट आएगा ना वो C2 के बेस पे आएगा। अगर स्टॉक के अंदर ये कंडीशन फुलफिल हुई होगी तो वो अपने को रिजल्ट फॉर्म में यहाँ पे दे देगा। अदरवाइज आप बैक टेस्टिंग में ऑन स्क्रीन बैक टेस्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप स्ट्रेटजी टेस्टिंग थ्रू भी जा सकते हो। स्ट्रेटजी टेस्टिंग में भी अच्छी फैसिलिटी है जिसका क्रॉस ओवर हमें इस तरीके से फिल्टर करके देगा। देखिए ये पूरा अपना नेगेटिव क्रॉस ओवर आया, आई थिंक यहाँ पे इनपुट मैंने रॉन्ग लिया है। यस, इनपुट मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिया था। ये कटिंग अपर एवरेज मतलब पॉजिटिव क्रॉस ओवर होगा वैसा फिल्टर करेगा जिसके अंदर इनपुट में हमने 10 और 21 उसका दोनों का क्रॉस ओवर, मतलब जो 10 का एवरेज है वो 21 को ब्रेक कर रहा है, इस तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है। तो वैसे स्टॉक हमें फिल्टर करेंगे, उसके अंदर ये दो स्टॉक आए हुए, आप देख सकते हो ये दो स्टॉक के अंदर जो क्रॉस ओवर मिला हुआ है ना वो हमें यहाँ से इंडिकेट किया है। अब वो इसको आप एवरेज के साथ ही कंसीडर करेंगे ना तो ये आपको आइडिया आ जाएगा। दोनों स्टॉक में आप देखेंगे ना तो फर्स्ट अपने को एवरेज क्रॉस ओवर है और अभी करंटली वो दोनों एवरेज के क्रॉस ओवर के बेस पे चल रहा है, मतलब प्राइस क्रॉस ओवर भी हो गया और एवरेज भी हो गया। सेम सेम आप इसको इंट्राडे में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट्स में जाके आपको यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट करना है। देखिए इंट्राडे, आप जैसे ही इंट्राडे पे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्ट करने के साथ साथ वो अपने को शो कर देगा इंट्राडे। जैसे 10 मिनट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो 10 मिनट के बेस पे हमें रिजल्ट दे देगा I10। देखिए ये सारी कंडीशन अप्लाई हो गई 10 मिनट में। मेन चीज इसमें टू लाइन टू इनपुट है और उसके साथ साथ कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है वो देखना है। ठीक है, फर्स्ट टेक्निकल क्वेरी में ये देखना है
उसके साथ मैंने जो ग्रुप का बात किया था, ग्रुप आपको यहाँ से एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक तो निफ्टी 50 है जो अपना इंडेक्स का ग्रुप है, बैंक निफ्टी है जो बैंक निफ्टी इंडेक्स का ग्रुप है, और उसके अलावा एक लास्ट ग्रुप है एनएससी एफ एंड स्क्रिप्ट जो डेरिवेटिव का कैश वर्जन है। ठीक है, तो ये तीनों को आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर मैन्युअली ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो वो आपको यूजर डिफाइंड में देखने को मिल जाएगा, जो आप डायरेक्टली ग्रुप क्रिएट करके कर सकते हो। अभी अगर सेकंड सेटअप की हम बात करें तो इंट्राडे के बेस पे है। इंट्राडे में हम उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैं वो स्क्रीन ओपन कर देता हूं। देखिए, ये मैंने स्क्रीन अभी ओपन कर दिया है। अब स्क्रीन के अंदर पहले स्क्रीन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। फर्स्ट तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, तो हमने दो मूविंग एवरेज लिया हुआ है, 13 और 13 4 की। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मूविंग एवरेज। उसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे ना तो दो स्प्रेड यूज किए हुए, फर्स्ट स्प्रेड और सेकंड स्प्रेड, और ये टोटली कॉन्सेप्ट अपना इंट्राडे का ही है, ओनली फॉर 15 मिनट। अगर आप डेली पे जाएंगे तो डेली में ये अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे में इसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एवरेज जो है, एवरेज के अंदर हमने चेंज किया हुआ है, वाइल्डर एवरेज का यहाँ पे यूज किया हुआ है, वाइल्डर 13 और वाइल्डर 34। ठीक है, दो एवरेज हमने ले लिया है और उसी के बेस पे यहाँ पे एरो प्लॉट किए हुए। अब इससे क्या क्या पता चलेगा कि जहां पे भी मूविंग एवरेज क्रॉस हो रही है तो वो हमें इंडिकेट करेगा। अब क्रॉस होने के साथ, क्रॉस ओवर तो ऑलरेडी हमने देख लिया आगे, प्राइस क्रॉस ओवर भी देख लिया और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी देख लिया, पर इसमें कुछ अलग क्या है, तो नीचे स्प्रेड लिया हुआ है। स्प्रेड क्या होता है, दो वैल्यू जो रहता है उसका अगर डिफरेंस निकालना है हमें, तो वो डिफरेंस निकालने के लिए हमें स्प्रेड का यूज करते हैं। स्प्रेड एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम इनपुट चेंज करके दो इंडिकेटर का या फिर दो वैल्यू का डिफरेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो ग्रीन में आपको दिखा रहा है ना, ग्रीन के अंदर जो लिया हुआ है वो 21 डे का हाईएस्ट हाई स्प्रेड का डिफरेंस वो हमने लिया हुआ है, और नीचे में जो रेड में आपको दिख रहा है वो 3 डे का लोएस्ट लो उसका डिफरेंस लिया हुआ है। मतलब एक हो गया हाई का डिफरेंस, एक हो गया लो का डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए और एक और स्टडी का यूज किया हुआ है, आपको मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। डॉन्चिंग चैनल है जिसका हमने यूज किया हुआ है, जिससे हम 21 डे का हाई फिल्टर कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो स्प्रेड है जिसमें मैक्सिमम मतलब लोएस्ट लो जो बना है 3 डे में उसका लो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। अभी इसको मूविंग एवरेज के साथ हम कैसे कॉम्बिनेशन में लाएंगे, तो मूविंग एवरेज के साथ आपको देखना है तो सिंपली जहाँ पे भी स्प्रेड का डिफरेंस ज्यादा आएगा और उसके साथ साथ मूविंग एवरेज अगर क्रॉस कर रही है तो वो पॉजिटिव ट्रेंड माना जाएगा। जैसे देखिए, ये क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल गया। समटाइम ऐसा होने के भी चांसेस है, कोई भी स्टडी आप यूज कर रहे हो अगर टारगेट थी, टारगेट डिफाइन करेंगे तो फिर डायरेक्टली सिस्टम अपने को आ, इस तरीके का सेटअप ही बना के दे देंगे, ये सारे मतलब इतना हार्ड वर्किंग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, बट जहां पे भी हमारा स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है वहां पे हमें एसएल फॉलो करवाना है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे डायरेक्शन में प्रॉपर है, बट मार्केट उस डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये कंडीशन एवरी टाइम नहीं बनेगी। हमें तो फुलफिल पॉजिटिवली क्या देखना है कि इस तरीके के जो हमें क्रॉस ओवर है वो ही मिलेंगे। मतलब ये जो सिचुएशन है ना वो सम टाइम ही देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो एरो बन रहे हैं वो एरो को देखना है, और एरो के बेस पे यहाँ पे जो पॉजिटिव स्प्रेड है उसका डिफरेंस फॉलो करना है। जैसे ग्रीन के अंदर यहाँ पे जो डिफरेंस दिखा दे रहा है वो 9.45 है,
और नीचे माइनस में जो दिखाई दे रहा है वो 5.85 है। तो जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है रेड के अंदर वो बन गया हमारा एसएल, और जो ग्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है वो बन गया हमारा टारगेट। मतलब यहाँ से जो मूविंग एवरेज है उसके बेस पे मैक्सिमम उसने रेंज डिफाइन की है कि स्टॉक के राइज होने के चांसेस यहाँ पे 9 रुपीज है, 9 पॉइंट है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ से पता चल गई। वरना डायरेक्टली आप यहाँ पे एवरेज को फॉलो कर रहे हो तो एक सपोर्ट मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट यहाँ पे स्प्रेड का यूज कर रहे हैं तो उसके बेस पे क्या है कि एक हमें डिफरेंस मिल रहा है कि इसके चांसेस यहाँ तक के है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल गई। सेम यहाँ पे आप देखेंगे अगेन अपने को इस तरीके का एरो मिला हुआ है। तो एरो के अंदर क्या बना हुआ उसने पॉसिबिलिटी दिखाई है, 18 रुपीज के चांसेस है। दोनों के अंदर टारगेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी टारगेट ऑलमोस्ट वो अपने को 9 रुपीज का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फुलफिल हो गया है। जो कैंडल में क्लोजिंग दिया था वहां से लेके अपने देखेंगे तो ऊपर तक का जो हाई बनाया है तो ऑलमोस्ट अपने को लेवल फुलफिल हो गया है। सेम आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो सेम उसी के अंदर अपने को टारगेट हो गया। एक सेल यहाँ पे मिला हुआ है, सेल के अंदर अपने को एसएल यहाँ पे कितना मिला हुआ है 1.85 और टारगेट मिला है 8.25। तो वो ऑलमोस्ट अपने सेम डे में उसने फुलफिल कर दिया है। अब अलग अलग दो तीन स्क्रिप्ट में देखते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे निफ्टी 50 में ले लेता हूँ मैं अपोलो हॉस्पिटल। देखिए फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे सेल के लिए टारगेट बनाया था उसने, 33 का एसएल था और 104 का टारगेट दिया हुआ था। जो यहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट उसने कवर कर दिया यहाँ पे। मतलब अप्रोक्सली यहाँ पे टारगेट उसने 113 का दिया पर 50% के अराउंड उसने फुलफिल कर दिया है। अगेन उसने यहाँ पे बाइंग के लिए अपने को पॉसिबिलिटी दिखाई है और टारगेट अपने को अगेन 146 का दिया है और एसएल 44 का दिया हुआ है। तो ये कंटिन्यूसली बुलिश ही चला है और यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट 3 डे में उसने कंप्लीट कर दिया है। उससे पहले जो रेंज बनी हुई थी यहाँ पे देखिए अब ये मैक्सिमम यहाँ पे एंट्री एग्जिट उसने करवाया तो उसने एक स्मॉल एसएल के साथ ही एंट्री एग्जिट करवाया हुआ है और यहाँ पे फाइनली अपने को क्रॉस ओवर हुआ है। पर अगेन यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो दोनों के सिमिलर चल रही है। तो यहाँ पे इंडिकेटर के हिसाब से तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट बन रहा है, पर जैसे हमने मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझा उसके हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड जनरेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ट्रेंड क्लियर नहीं है क्योंकि दोनों एवरेज है वो सेम कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है। तो हमें यहाँ से फाइनली फॉलो यहाँ तक का करना है। ये जहाँ पे भी इस तरीके से एरो बनेंगे वो एवरेज पे उसका स्प्रेड देखना है, पॉजिटिव स्प्रेड कितना बन रहा है जो हमारा टारगेट बनेगा और नेगेटिव स्प्रेड कितना बन रहा है जो हमारा एसएल बनेगा। तो ये कंटिन्यूसली अपने को इस तरीके से पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए एशियन पेंट में बना हुआ है, ये कंप्लीटली उसने टारगेट भी अचीव किया हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड पॉजिटिव में जब भी बढ़ा था उसमें भी उसने ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ था उसके अंदर 19 का टारगेट दिया था और 9 रुपीज का हमें एसएल मिला था, तो ऑलमोस्ट अपने को उसका 3 गुना प्रॉफिट मिला हुआ है। तो सेम जैसे टारगेट यहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो उसके एसएल के साथ होल्डिंग भी करवा सकते हैं क्योंकि मूविंग एवरेज जो है उसके अकॉर्डिंगली अभी भी वो नेगेटिव चल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे प्रोवाइड किया है जहाँ पे स्प्रेड हमारा है वो 59 का बना हुआ है और नीचे जो माइनस है वो एसएल है जिसके अंदर 1145 का बना हुआ है। मतलब 11 रुपए के एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री बना हुआ है जो 2 दिन में उसने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से अपने फिल्टर कर सकते हैं। अब ये प्योरली अपने को 15 मिनट में यूज करना है और इसी के बेस पे सेम टेक्निकल क्वेरी भी रहेगा जो टेक्निकल क्वेरी के अंदर हम यूज कर सकते हैं ताकि फिल्टर में थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें भी अगेन मैंने जैसे बताया कि अपना एक ग्रुप होना चाहिए तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंगली अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो एवरेज जहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट मिल रहा है वो प्रॉपर हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे से मैं ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है और इसको रन करवाना है। करंटली मैं रन करवा रहा हूँ तो इंट्राडे के हिसाब से लास्ट जो कैंडल पे मूवमेंट बनी हुई है उसके हिसाब से मेरे को दिखाई देगा। सेम यहाँ पे एंट्री दिखाया था और उसके बाद यहाँ पे अपने को एग्जिट का चांस दे रहे हैं। तो दोनों में आप देखेंगे तो एंट्री के चांसेस में 6 रुपीज का एसएल था और 10 रुपीज का टारगेट था।
उसमें भी उसने 50% फुलफिल किया है और अगेन अपने को यहाँ पे सेल का दिया हुआ है। ये तो लास्ट कैंडल की बात हो गई और डायरेक्टली मैंने ग्रुप थ्रू डेटा रन करवाया हुआ है, तो वो डेटा मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप ग्रुप बना रहे हो तो जो सिलेक्टर स्क्रिप्ट रहेगा उसी का डेटा अपने को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो कल एंट्री बनाया था उसके अंदर 150 पॉइंट अराउंड दिया था उसने टारगेट, जो सेम डे में यहाँ पे फुलफिल किया हुआ है। और आज जो नेगेटिव ओपन हुआ है उसके साथ दोनों मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग मिल रहा था और फाइनली उसने जो यहाँ पे सेल जनरेट किया हुआ है जिसके अंदर 74 पॉइंट के अपने को नीचे के टारगेट दिए हुए और 56 का एसएल हुआ है, जो ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि ओपन जो हुआ है ओपन के साथ साथ 216 का यहाँ पे ओपनिंग था और लास्ट में 166 का उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 70-80 पॉइंट तो उसने कवर कर लिए। तो इस तरीके से अपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं जो प्योरली अपने को इंटरडे में टारगेट और एसएल डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। मतलब हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट देखा, फिर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और थर्ड जो था जिसके बेस पे हमें टारगेट भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ एसएल भी मिल जाएंगे ताकि इसको यूज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिकेटर का यूज करके हम मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। अब इसका सेम जो भी मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो उसके बेस पे उसका टेस्टिंग रहता है, तो बिग टेस्टिंग में उसका क्या परफॉर्मेंस मिला हुआ है वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कंडीशन यहाँ पे बनाया हुआ है तो वो कंडीशन के बेस पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट यहाँ पे जैसे टेक्निकल क्वेरी में हमने यूज किया था वैसे ही यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 21 का एवरेज मैंने यूज किया हुआ है। उसके बाद सेकंड जो है वो सेम 10 का एवरेज मैंने यूज किया हुआ है और नीचे टू लाइन टू इनपुट में दोनों को यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ग्रुप के अंदर निफ्टी 50 लिया हुआ है और स्टार्टिंग इक्विटी 1 लिख रखा हुआ है और जो बैक टेस्टिंग हम कर रहे हैं वो 1 ईयर का कर रहे हैं। तो 1 ईयर के अंदर सेम हमने जो कंडीशन सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली कितने स्टॉक के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट मिला और किसमें नेगेटिव मिला वो पूरा हमें यहाँ से आइडिया आ जाएगा। सेम दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है और इसको हम रन करवाते हैं। यहाँ पे जो एंट्री स्टॉप है और प्रॉफिट स्टॉप है वहां पे मैंने अनलिमिटेड वैल्यू सेट किया हुआ है। अभी कोई भी हमने एंट्री स्टॉप और प्रॉफिट स्टॉप नहीं लिया हुआ है, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ताकि रिपोर्ट थ्रू हमें पता चलेगा कि कितनी पॉसिबिलिटी है लॉस होने की या फिर प्रॉफिट होने की। तो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है वो एक रिपोर्ट फॉर्म में जनरेट हुआ है। देखिए यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट जनरेट हुआ है, यहाँ से आपको सॉर्टिंग करना है डेटा को। डेटा जैसे ही सॉर्टिंग करेंगे ना आप तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल जो प्रॉफिट है और ओवरऑल जो लॉस है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसमें से निफ्टी 50 का जो ग्रुप लिया था ना उसमें से अपने को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली किसमें प्रॉफिट आया है मैक्सिमम, तो टाटा मोटर्स है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है। मैक्सिमम लॉस किसमें मिला है, तो हीरो मोटर्स है उसमें मैक्सिमम लॉस मिला है। अब लॉस लॉस करने का रेशियो जो है उसका स्क्रिप्ट कितना है, तो आप इन्फी से देखेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 14 स्क्रिप्ट ऐसी है जिसके अंदर हमें ये जो एवरेज है उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली ये सारे जितने भी ट्रेड मिले इसमें स्क्रिप्ट में उसमें लॉस आने के चांसेस ज्यादातर है। मतलब ये जो मूविंग एवरेज है वो इस स्टॉक के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है, इतना रिलायबल नहीं है इसका मतलब है। और उसके अलावा जितने भी स्टॉक है जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मिल रहे हैं तो उसका आपको डिटेल भी देखने को मिलेगा कि इसमें कितने ट्रेड मिले हुए हैं। जैसे टाटा मोटर्स है तो मैक्सिमम हमें 7 ट्रेड मिले जिसमें से प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो 5 है और लॉस के जो ट्रेड है वो 2 है। ठीक है, उसके साथ साथ जो लॉन्ग ट्रेड मिले हुए वो भी हमें यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ही उसको डबल क्लिक आप करेंगे तो डबल क्लिक करने के साथ उसका जो ट्रेड डिटेल है मतलब प्राइस टू प्राइस
और उसके साथ कितना प्रॉफिट है वो हमें यहाँ से शो करेगा। ये बेस्ट वे है कोई भी मूविंग एवरेज अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक टेस्टिंग के अंदर उसका रिपोर्ट जनरेट कराइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर एक स्टॉक का जो बिहेवियर्स रहता है वो डिफरेंट ही रहता है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि निफ्टी जिस ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड के साथ उसी एवरेज के साथ टीसीएस भी चलेगा या फिर रिलायंस भी चलेगा। हाँ, डेटा पॉसिबिलिटी सिमिलर हो सकती है, पर जो लेवल रहेंगे ना वो ऑलवेज डिफरेंट ही रहेंगे। मतलब जो ट्रेड मिलने के चांसेस है ना वो ऑलवेज डिफरेंट ही रहेंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो, अभी लास्ट वेबिनार में भी मैंने जो डिस्कस किया था वो भी सारी अच्छी मूविंग एवरेज है जो ऑलमोस्ट अभी ट्रेंडिंग में ही है। आज जो मैंने डिस्कस किया है वो भी एक ओवरऑल पॉजिटिव एवरेज है जिसका ज्यादातर हम यूज करते हैं और जो मैक्सिमम मार्केट में यूज होती है। तो सिंपली आपको करना क्या है, अब तक अपने क्या कर रहे थे कि जो भी मूविंग एवरेज है एक मूविंग एवरेज पे हर एक स्क्रिप्ट को जज कर रहे थे, हर एक का ट्रेंड उसी के थ्रू डिसाइड कर रहे थे। और उससे बेटर वे ये है कि अपने पास ये टूल्स अवेलेबल है बैक टेस्टिंग का। इसके अंदर आप वो कंडीशन ऐड कीजिए, वो मूविंग एवरेज ऐड कीजिए, और जो भी ग्रुप के अंदर आप रन करवाना चाहते हो वो ग्रुप ग्रुप को पहले यहाँ पे यूटिलाइज करिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी कि लॉस आने की, क्योंकि ये अप्रोक्सली अपने को 1 ईयर का जो डिफरेंस हो रहा है ना वो दे रहा है। तो 1 ईयर के अकॉर्डिंगली जो भी डिफरेंट हुआ है या फिर जो भी प्रॉफिट हमें मिले, जो भी ट्रेड मिले, उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर में सेम एवरेज के साथ हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक मेन चीज है बैक टेस्टिंग, इसको आप कंपलसरी यूज करिए। मूविंग एवरेज का यहाँ पे बैक टेस्टिंग करें। यहाँ पे अपने पास स्टडी ऑप्टिमाइजेशन का भी ऑप्शन है कि अगर कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐसी है जो आपके ग्रुप की है बट एवरेज के अकॉर्डिंगली वहां पे लॉस आ रहा है, तो उसको आपको टेस्टिंग करना है कि उसमें कौन सी एवरेज है जो फुलफिल रहेगी जिसके बेस पे उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो उसको आप यहाँ पे स्टडी ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके थ्रू उसका टेस्टिंग भी करवा सकते हो। इससे क्या होगा कि उसकी एक स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी कि कौन सी ऐसी मूविंग एवरेज है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादातर है। तो यहाँ पे स्टडी ऑप्टिमाइजेशन करने का भी ऑप्शन है जिसके अंदर डायरेक्टली आपको जिसमें भी लॉस मिल रहा है उस लॉस की स्क्रिप्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिंपली एक बीपीसीएल ले लेते हैं या फिर एचडीएफसी ले लेते हैं अपने। एचडीएफसी में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एचडीएफसी में अभी लॉस दिखा रहा है मेरे को, ये मेरी एवरेज के हिसाब से ये वाला। ठीक है, और मैं स्टडी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यहाँ पे मैंने रेंज ऑलमोस्ट डिसाइड किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से रन करवा रहा हूँ। अब मैंने जो डेटा रन करवाया उसके हिसाब से क्या है कि जो मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस होगा ना उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे शो करेगा। मतलब आप देखिए कि दो मूविंग एवरेज का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से जो प्रॉफिट है ना वही हमें यहाँ से, या फिर लॉस है वही हमें दिखाई देगा। अब फर्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो 469 माइनस 469, तो फर्स्ट जो हमने मूविंग एवरेज का यूज किया है उसके हिसाब से लॉस है। अब स्टडी ऑप्टिमाइजेशन में जैसे ही मैंने इसको एक रेंज बना दिया 21 टू 23, मतलब ये सारी एवरेज आ गई कि अगर 21 के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो 22 के साथ क्रॉस ओवर दिखते हैं। फिर 23, मतलब 10 का ये 21 22 ये हर एक एवरेज के साथ उसने क्रॉस ओवर ले लिया। तो यहाँ से आइडिया आ गया कि एचडीएफसी में मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 27 के साथ मिल रहा है। मतलब 10 और 27 का जो क्रॉस ओवर है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। और टोटल ट्रेड आप देखेंगे तो 8 मिल रहे हैं जिसके अंदर प्रॉफिटेबल 5 है। मतलब यहाँ पे आप रेशियो अगर निकालेंगे तो 70-30 का रेशियो एक निकल रहा है जो ओवरऑल पॉजिटिव है ये लॉस की कंपेयर में। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर ये एवरेज के अकॉर्डिंगली लॉस हो रहा है या फिर लॉस डिफाइंड हो रहा है, तो ये पर्टिकुलरली उसको ऑप्टिमाइजेशन थ्रू भी हम फिल्टर कर सकते हैं ताकि कौन सी एवरेज यहाँ पे कंफर्टेबल है वो पता चलेगी। ठीक है, तो ये बैक टेस्टिंग का फंक्शन है जो हमें यूज करना है। और उसके साथ साथ जो मैंने आज डिस्कस किया है दो सेटअप, ठीक है, उसका भी हमें यूज करना है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके साथ इसको यूटिलाइज करिए, उसको स्टॉप करके इसको यूटिलाइज मत करिए।
क्योंकि हर एक सेटअप है उसका एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसके पीछे का एक रिसर्च रहता है। अगर एवरी टाइम अगर डेटा चेंज करेंगे ना आप, तो उसमें क्या है कि कोई एक फिक्स आपको रेंज नहीं मिलेगी, मतलब कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी। जितने भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो टोटली रिसर्च बेस्ड रहते हैं। तो जो आपका एग्जिस्टिंग, मतलब जो भी आप सेटअप अभी यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ इसको यूटिलाइज करिए, ताकि इसके मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वेबिनार था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पूरा मैंने मूविंग एवरेज का और उसके साथ टेक्निकल क्वेरी और स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का टॉपिक कवर किया। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी वगैरह रहता है तो आप सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो, और इसका मैक्सिमम आप ये एवरेज का यूज करिए, ताकि काफी अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज वेबिनार।